बैठे लेना नहीं, खड़े होकर दूंगा। मैं लोगों को भी साथ में बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं गौतम श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी शिक्षकगण एवं जो भी विशिष्ट जो अतिथिगण हैं या जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो ऑनलाइन अभी जूम ऐप के जरिए हमें देख रहे हों, फेसबुक पे लाइव हों या यूट्यूब के जरिए हमसे बने हों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। और हमारी श्री अरविंद सोसाइटी के द्वारा ये जो ZIIEI जो कार्यक्रम चल रहा है, जो कि प्रायोजित है HDFC बैंक के द्वारा, इसके तहत जैसा कि पिछले कई दिनों से लगातार हम ZIIEI के विभिन्न प्रकार के नवाचारों को हम एक एक करके आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस सीरीज में आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज का दिन जो हमारा है, आज के दिन में जो इनोवेटिव एजुकेशन है, उत्तर प्रदेश की पहली पुस्तिका का जो केस स्टडीज है वो है खेल खेल में शिक्षा। तो आज हम लर्निंग थ्रू गेम्स पर बात करेंगे कि कैसे लर्निंग थ्रू गेम्स ने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष के आज ZIIEI के तहत 28 राज्यों इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज में कैसे विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम्स को न केवल बढ़ाया बल्कि शिक्षकों के शिक्षण के प्रति उत्साह में वृद्धि लाया। कैसे बच्चों के बीच खेल खेल के साथ जो सेल्फ लर्निंग इन्वायरमेंट को कैसे इनहेंस किया गया, कैसे बच्चों की उपस्थिति दर में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली, कैसे देखा गया कि जो बच्चे कल तक एब्सेंट हुआ करते थे विद्यालय में अब बड़े रुचिपूर्ण तरीके से विद्यालय आते थे। तो चलिए एक एक करके हम जानेंगे आज खेल खेल में शिक्षा के तहत कि उत्तर प्रदेश वन पहली नवाचार पुस्तिका में कौन कौन से ऐसे खेल थे जिससे ये केस स्टडीज आ गया। मैं देख पा रहा हूँ कई लोग अभी ऑनलाइन हो चुके हैं और आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूँ। एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसा कि किसी भी केस स्टडीज पर जब हम आते हैं तो सबसे पहले एक बात आती है कि ये केस स्टडीज है, ये एक नवाचार है, नवाचार की आवश्यकता क्यों पड़ी। कोई भी नवाचार किसी नवचारक के जो जहन में आया, आखिर वो आया क्यों, जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी खेल खेल में शिक्षा। खेल की तो अलग घंटी होती है बच्चों की खेलने की, उसमें तो बच्चे खेल कूद करके अपना उत्साहवर्धन कर ही लेते हैं, फिर पढ़ाई में खेल को डालने की क्या आवश्यकता है। तो इस तरह के कई सारे सवाल थे जो शिक्षकों ने हमसे भी पूछे और शिक्षकों से भी उनके विद्यार्थी और उनके अभिभावकों ने पूछे। तो चलिए एक एक करके हम प्रकाश डालते हैं कि कैसे खेल खेल में शिक्षा हमारे शिक्षण पद्धति को प्रभावी बनाती है। तो ऐसा देखा जाता है प्रायः, या ये सार्वभौम सत्य है कि बच्चे जो होते हैं, बच्चों की रुचि खेलने में होती है। जी हाँ, बच्चों की रुचि खेलने में ही होती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बच्चों की रुचि खेलने में अधिक होती है और पढ़ने में कम, लेकिन मैं तो कहूंगा पढ़ने में तो बच्चों की रुचि होती ही नहीं। ये तो बच्चों को हम पढ़ने में रुचि हम इन्फोर्स करते हैं, हम उन पर हम जबरदस्ती कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जबकि बच्चों का मन तो हमेशा खेल के मैदान में होता है, हमेशा खेलने के लिए आतुर होते हैं बच्चे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जब हम सभी जानते हैं कि बच्चों की रुचि खेलने में ही होती, तो फिर भला हम उन्हें पढ़ने के लिए जब जब कहते हैं तो उनका तो जी चुराएंगे ही पढ़ने से, और खेल खेल में शिक्षा के तहत वो आगे। तो चलिए खेल खेल में शिक्षा में हम एक कुछ और बातें कर लेते हैं। शिक्षक ने देखा कि बच्चे खेलने के चक्कर में, खेल कूद के चक्कर में विद्यालय में एब्सेंट हो जाया करते थे, बंक करके चले जाते थे। तो शिक्षक ने पूछा भाई बच्चों की रुचि खेलने में ही होती है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि बच्चों को जो आनंद, जो उत्साह या जो मजा उन्हें खेल के मैदान में आता है, किसी क्रीड़ा को खेलने में आता है, अगर हम बच्चों को वही खेल का मजा, वही उत्साह अगर पढ़ाई के जरिए दे दे तो कैसा हो। अगर हम अपने विद्यालय में, अपने कक्षा के अंदर अगर हम बच्चों को वही खेल का उत्साह, वही आनंद अगर दे दे तो कैसा होगा। तो इसी सोच के साथ हमारे शिक्षक ने पूछा क्यों ना हम कुछ ऐसा करें, खेल खेल में पढ़ाना उनके दिमाग पे आया। फिर उन्होंने सोचा खेल खेल में क्या पढ़ाना वाकई संभव है।
क्या प्रैक्टिकली खेल खेल में पढ़ाना संभव भी है? तो शिक्षक ने रियलाइज किया कि जी हाँ, कुछ हद तक तो है, कुछ कुछ सब्जेक्ट को तो खेल खेल में पढ़ाया जा सकता है, कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, लेकिन इससे तो पूरा कार्य नहीं चलेगा। तो फिर शिक्षक ने सोचा हाँ, दूसरा पहलू भी हमारा, हम खेल खेल के जरिए किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को रिवीजन तो करा सकते हैं। अर्थात शिक्षक की जो शिक्षण पद्धति है वो कक्षा में वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे वो पढ़ाते हैं, लेकिन इसका रोचक रिवीजन की प्रक्रिया उन्होंने क्या किया, खेल के जरिए करा। तो चलिए अब मैं आपको सीधा लेकर के चलता हूँ उस छोटी सी कहानी पर जहां की थी जो हमारे जो नवचारक है उनके साथ घटी थी। एक बार क्या हुआ, शिक्षक महोदय जिन्होंने कक्षा 5 में पढ़ाया, जो उत्तर प्रदेश की कक्षा 5 में जो है सूर्य के परिवार में पृथ्वी चैप्टर पढ़ाया, ठीक है, और शिक्षक ने पढ़ा लिया। कई बच्चे एब्सेंट थे, कुछ एक आए थे, कुछ एब्सेंट भी थे। तो शिक्षक ने कहा बच्चों कल हम एक मजेदार काम करेंगे। तो बच्चों ने कहा क्या सर? उन्होंने कहा कल हम सभी एक खेल खेलेंगे, हमारी जो घंटी है इसमें हम सभी को खेल खेलने का आनंद मिलेगा, कल सब आना। अब बच्चों ने सोचा अरे वाह, सामाजिक विज्ञान वाले सर हमें खेल खिलाएंगे, ये तो बड़ी अचंभे वाली बात होगी। अब ये इन बच्चों ने क्या किया, शिक्षक ने ये भी कहा कल अगर खेल का आनंद अगर दुगना लेना है तो आज जो हमने जो पढ़ाया था थोड़ा सा पढ़ करके आना, मजा कुछ और होगा। इस पर बच्चे घर तो गए, और जो बच्चे आज एब्सेंट थे उन बच्चों को उन्होंने कहा अरे भाई पता है कल हमारे जो सर हैं वो खेल खिलाने वाले हैं, कल क्लास में कक्षा में सामाजिक विज्ञान वाले सर पढ़ाएंगे नहीं, वो तो खेल खिलाएंगे। तो अब ये जैसे सुने वो बच्चे जो आज एब्सेंट थे वो भी कल तैयार हो जाते और पहुंच जाते विद्यालय खेलने। अब चलिए, अब शिक्षक ने क्या किया मैं आपको बताना। शिक्षक ने कुछ नहीं किया, जब बच्चे उनके कक्षा में आए तो शिक्षक ने एक छोटा सा ग्रिड बनाया, ग्रिड इन द सेंस वर्क। ध्यान दें, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो ग्रिड है इस तरह से ग्रिड बनाया शिक्षक ने, ठीक है। और मैं चाहूंगा कैमरामैन थोड़ा सा ग्रिड पर ले आइए कैमरा को। तो क्या है कि शिक्षक ने जमीन पर ग्रिड बनाया। मैं आपको बताना चाहूँ मैंने यहाँ पर बोर्ड पे बनाया है ताकि आपको ये विजिबिलिटी मिल पाए इस वेबिनार के जरिए। तो शिक्षक ने ठीक इसी तरह से जमीन पर फ्लोर पर कक्षा में बच्चों के सामने ग्रिड बना दिया, इसी तरह से जमीन पे, ठीक है। और ग्रिड बनाने के बाद जो चैप्टर शिक्षक ने पढ़ाया था सूर्य के परिवार में पृथ्वी, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर वहां पर लिख दिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे। ध्यान दे, ये ग्रिड जमीन पे बनाए जाए। तो शिक्षक ने ठीक इसी तरह से जमीन पे बना दी। अब क्या हुआ, शिक्षक ने बना तो दी और पूरी कक्षा में जो बच्चे बैठे थे उन सभी बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जैसे 40 बच्चे थे तो उन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए बच्चों को। ध्यान रहे, उन्होंने 2 ग्रुप में बच्चों को विभाजित कर दिया, ग्रुप ए ग्रुप बी, चाहे तो 3 ग्रुप में भी कर सकते हैं या 4 ग्रुप में भी कर सकते हैं। तो 2 ग्रुप में बच्चों को विभाजित कर दिया और शिक्षक ने कहा बच्चों आज बड़ा रोचक खेल खेलने वाले हैं। मैं जब आप सभी से जब सवाल पूछूंगा तो ध्यान देना है, मेरे सवाल को बड़े गौर से सुनना है, ठीक है, गौर से सुनना है। और जवाब देने के लिए क्या है, जिस ग्रुप को मैं आमंत्रित करूंगा उसी ग्रुप का कोई एक विद्यार्थी मेरे सवाल का जवाब देगा। ध्यान दे, जब मैं किसी ग्रुप का नाम लूंगा तो। अब क्या हुआ, दूसरी बात, शिक्षक ने कहा बच्चों आपको मेरे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब मुंह से नहीं देना है, बोलना बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, जब मैं सवाल पूछता हूँ बड़े गौर से सुनना है, और दूसरे पल में जब मैं ग्रुप का नाम लूंगा ग्रुप ए, तो ग्रुप ए से कोई विद्यार्थी यहाँ पर आएंगे और जहां करेक्ट आंसर लिखा हुआ है जिस ग्रिड में, वहां पे आकर के वो बच्चा आगे ऐसे चले। ये जो ग्रिड यहाँ पर, ठीक, यही हुआ, बच्चे समझ गए। अब क्या हो गया, शिक्षक ने कहा अच्छा बच्चों चलो आपके लिए पहला सवाल, दोनों ग्रुप गौर से सुनेंगे। उन्होंने कहा बच्चों एक बात बताएं, हमारे सौर मंडल जो है, सोलर जो सिस्टम है, इसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो बच्चे सोचे, दोनों ग्रुप इंतजार कर रहे थे किस ग्रुप को मौका मिले। तो इन्होंने कहा ग्रुप 1, ग्रुप ए। अब ग्रुप ए से बच्चों ने, अब ध्यान दे इस दौरान क्या होता है, सोचिए कुछ ऐसे बच्चे जो कल की कक्षा में तो आए ही नहीं थे, उन्हें तो पता ही नहीं कि ग्रह क्या है, सबसे बड़ा ग्रह क्या है। वो अपने ग्रुप के बच्चों से कौन था, उसके ग्रुप आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ये है। यानी देखिए एक बड़ा ही अच्छा लर्निंग आउटकम यहाँ पर आ रहा है, बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं। अब उस ग्रुप का एक विद्यार्थी आता है और यहाँ पर कहा देखता है बृहस्पति, वहां पे जंप करता है,
बृहस्पति। अब शिक्षक देखते हैं, बोलते वाह करेक्ट आंसर। बच्चा कुछ नहीं बोलता, केवल खड़ा है। शिक्षक कहता है बहुत अच्छा चिंटू, ये बृहस्पति में खड़ा हुआ, यानी कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति। इसके लिए एक बार ताली बजाई जाए, तो सभी बच्चों ने ताली बजाई। अब ये चिंटू यहीं पे खड़ा है, क्योंकि इसका आंसर सही हो गया। शिक्षक ने कहा आंसर सही है तो आप यहीं खड़े रहेंगे, अगर गलत जवाब होता तो आपको वापस भेज दिया जाए। अब दूसरा सवाल पूछते शिक्षक, अच्छा बच्चों एक बात बताएं, हमारा जो सूर्य है और जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है ना? अच्छा ठीक है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। अच्छा पृथ्वी, ये जो हमारी पृथ्वी है अपने जगह पे घूमती भी तो है, परिक्रमा करती है, परिक्रमण के साथ साथ घूर्णन भी करती है। तो घूर्णन, पृथ्वी एक दूरी पे घूम के अपनी जगह में कितने समय पे आ जाती है? अब बच्चे पूछ रहे अच्छा पृथ्वी घूमती है कितने समय में अपनी एक जगह पे आ जाती है दूरी पे? अब बच्चे पूछ, अब ग्रुप बी से सवाल, अब ग्रुप बी से कोई आता है, देखता है यस, उठ करके ऐसे जंप करता है 24 घंटे, यानी पृथ्वी अपनी दूरी पे 24 घंटे में एक परिक्रमा पूरी कर लेती है, तब वो एक दिन हो जाता है। सबने ताली बजाई। तीसरा सवाल पूछा, अच्छा बच्चों एक बात बताएं, हमारे सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी कितना समय लगाती है? अब बच्चों को फिर से शिक्षण, ग्रुप बी से आ जाए कोई, ग्रुप बी से कोई आया आकर के 365 दिन में खड़े, अर्थात अब इससे क्या हो गया, जब ये 365 दिन में खड़ा होता है तो जिन बच्चों को पता नहीं था कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन लगते हैं, उनको भी पता चल गया। अब मुझे नहीं लगता है कि इनमें से कोई भी बच्चा जीवन काल में कभी भी भूलेगा कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन। तो आप मुझे एक बात बताएं, आप सभी शिक्षकगण एक बात बताएं, इस खेल के जरिए शिक्षक ने क्या किया? क्या केवल गेम खिलाया, या गेम खिलाने के साथ साथ, खेल खिलाने के साथ साथ पिछली कक्षा में पढ़ाए गए चैप्टर्स को कितने ही मनोरंजक रोचक तरीके से इन्होंने बच्चों को रिवीजन भी करा दिया। और मेरे ख्याल से आप बिल्कुल समझ रहे हो, बच्चों को काफी आनंद आया। बच्चों को पूछा जब सर ने, बच्चों कैसे लगी आज की ये खेल, तो उन्होंने कहा सर बहुत मजा आया। तो सभी बच्चों ने ताली बजाई। इस प्रकार से इस खेल के जरिए देखा गया न केवल बच्चों का जो रोचक लगा उन्हें खेल में, बल्कि उन्होंने सीखा भी, प्रैक्टिकली सीखा। इससे बच्चों की लर्निंग आउटकम्स बढ़ी, साथ में टीम स्पिरिट भी बढ़ा, बच्चों को आपस में मिलजुल करके खेलने का भी मौका मिला। एक बात और मैं बताऊंगा, कई बार ऐसे ग्रामीण परिवेश में देखा जाता है कि बच्चों में जो डिफ्रेंसिएशन बहुत दिखता है किस तरह का, कि वो छोटी जात का है, वो बड़ी जात का है, ये इस तरह की चीजें देखी जाती है बहुत सारी जगह। अब ये जो चीजें होती हैं बहुत बुरी होती है, इससे बड़ा बुरा और हमारे समाज के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आज भी ये चीजें चल रही है। अब देखिए जब शिक्षक आते तो सब तो नॉर्मल हो जाते, लेकिन जब शिक्षक नहीं होते हैं उस दौरान किसी बच्चे के साथ बाकी बच्चे बड़े अजीब से भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। लेकिन देखिए जब ये ग्रिड गेम होता है, और इस ग्रिड गेम एक बच्चा वो जिससे कोई बात नहीं करता था, और जब सर ने पूछा था पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है, या सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम में, तो किसी बच्चे को पता नहीं था। तो एक वो बच्चा राजू, जिससे कोई बात तक करना पसंद नहीं करता था, कोने में बैठा रहता था, ग्रुप बी का मेंबर, जब ग्रुप बी का मेंबर वो हाथ उठाता है, वो आकर के जब वो जंप करता है यहाँ ग्रिड गेम में आकर के, और उसका जवाब जब सही होता है बुध, वो ग्रह है जो सबसे छोटा ग्रह है। और जब ये बात होती है ग्रुप बी की, आज इस राजू की वजह से ग्रुप बी की जब विजयी होती है, उनको एक पॉइंट मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है उन्हें गेम स्पिरिट कहा जाता है। इस तरह से टीम स्पिरिट देखने को मिला, गेम स्पिरिट देखने को मिला, लर्निंग आउटकम्स भी यहाँ पर बढ़ा। तो ये था खेल में शिक्षा, जिसके तहत ग्रिड गेम का खेल मैंने आपको बताया, और इसके जरिए आप बड़े ही अच्छे तरीके से रोमांचक रूप से रिवीजन करा सकते हैं। तो ये था ग्रिड गेम। अब हम दूसरे गेम पर आगे बढ़ते हैं, दूसरा खेल। ये जो खेल है, एक बात और मैं बताऊं, ग्रिड गेम का प्रयोग मैंने छोटे से चैप्टर पर जोड़ा था। आप ग्रिड गेम का प्रयोग किसी भी विषय के किसी भी टॉपिक को रिवीजन कराने के लिए करा सकते हैं। बच्चों को उतना ही आनंद आएगा जितना खेल में आता है, और शिक्षक को भी आनंद आएगा। आगे अगला जो गेम है वो है लूडो, सॉरी सांप सीढ़ी का खेल। सांप सीढ़ी का खेल बच्चों को बड़ा ही आनंदित लगता है, कभी भी मौका मिलता है खेलते जरूर है। बच्चों ही क्या, हम बड़ों को भी कहीं ना कहीं मजा आता है। कई बार बच्चे खेलते तो हम भी हो जाते हैं,
बच्चों मुझे भी खिलाओ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम भी खेलना पसंद करते हैं, खेल में आनंद मिलता है। तो उस अब आप पूछ रही है सांप सीढ़ी को ये नवाचार कैसे हो गया? सांप सीढ़ी तो खेल है, ये नवाचार कैसे हो सकता है? मैं आपको बताना चाहूँ, सांप सीढ़ी खेल के जरिए जब शिक्षक ने उसे पढ़ाने में रिवीजन कराने का इस्तेमाल किया तो ये नवाचार हुआ। यानी सांप सीढ़ी वही है, अब उसमें कैसे इन्होंने एजुकेशन को इक्विप किया अभी से समझते हैं। सांप सीढ़ी में जैसे कि ग्रेड होते हैं नॉर्मल, हम सभी जानते हैं 1 से लेकर 100 तक। तो शिक्षक ने क्या किया, अगर उपयुक्त जगह है नीचे फ्लोर पे तो चौक से वो ग्रिड बना सकते हैं। कुछ शिक्षकों ने तो पेंट भी करा लिए 1 से लेकर 100 तक, या हो सकता है ज्यादा, ये डिपेंड करता है कितने नंबर तक की संख्याओं का बच्चों को रिवीजन कराना है या चैप्टर पे कराना है। तो शिक्षक ने ग्रिड बना दी, जरूरत पड़ा तो बोर्ड पे भी करा सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया जो कार्य होता है, अगर खेल खेल के जरिए बच्चों को अगर हम आनंद जमीन पे दे, फ्लोर पे दे, उनको इन्वॉल्व होने का मौका दे, तो इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है। अगर संभव हो तो हम इसे फ्लोर पे कराए, बोर्ड पे ना कराए। अगर फ्लोर नहीं अवेलेबल है, उपयुक्त स्थान नहीं है, तो ही बोर्ड पर आए, क्योंकि बोर्ड पे करने से बच्चों का इन्वॉल्वमेंट उस तरह से नहीं हो पाता जितना फ्लोर पे। तो आगे बढ़ते हैं। जब सांप सीढ़ी के खेल के लिए ग्रिड बच्चों को बना दिया गया, तो इस खेल में शिक्षक ने इनोवेटिव कार्य किया। उन्होंने 2 पासे, 2 डाइस इस्तेमाल किए, डाइस 1, डाइस 2। डाइस 1 रेड कलर का डाइस और डाइस 2 ग्रीन कलर का डाइस। अब 2 डाइस हैं, इन दोनों डाइस के प्रयोग से शिक्षक ने बच्चों को जोड़ना घटाना का बड़ा अच्छा रिवीजन कराया। मैं आपको बताऊं, जब ग्रिड बन गए यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक या जितने नंबर तक कराना है करा दिए। अब गोटियां होती हैं चलने के लिए, तो गोटियां की जगह शिक्षक ने कक्षा में जो बच्चे उपस्थित हैं उनमें 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, 6 ग्रुप, 2 ग्रुप, जितना भी ग्रुप उन्होंने डिवाइड कर दिया। अब हर ग्रुप के एक एक मेंबर को यहाँ बुला लिया बतौर गोटी, यानी उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले विद्यार्थी यहाँ पर आ जाएंगे, गोटी की तरह खड़े हैं और वो सभी खड़े हैं। अब उस ग्रुप का कोई विद्यार्थी आकर के दोनों डाइस को फेंकता है, एक रेड फेंका उसमें 3 और दूसरा फेंका उसमें 4। 4 और 3 कितने होगा, जोड़ना होगा। उसके ग्रुप कहते हैं 4 और 3 7। अरे चलो, अब उसके ग्रुप का जो यहाँ पर है रिप्रेजेंटेटिव, वो यहाँ से शुरू करके 7 घर चले, 1 2 3 4 5 6 7। अब वो 7वें घर में खड़ा हो जाता है, उसे बड़ा मजा आता है। देखिए वही जो हम लूडो का बोल जो गेम बोर्ड पे खेलते थे, बच्चे मूव कर रहे थे, मजा आ रहा है, दूसरे बच्चे भी देख रहे हैं। अब ये जोड़ना सीख रहे हैं बच्चे। ठीक इसी तरह से डाइस का मैंने 2 अलग अलग कलर बताया था। 2 अलग अलग कलर इसलिए कि कई बार अगर घटाना सिखा रहा हूं, एक में आया 6, दूसरे में आया 2, 6 और 2 कितना, 6 में 2 गए, कितने बचे 4। लेकिन बच्चों को हमें 0 से नीचे यानी 0 से पीछे के भी तो अंक सिखाने हैं, माइनस के भी तो अंक सिखाने हैं। इसलिए शिक्षक ने क्या किया, रेड को बना दिया कि हमेशा डिवाइड करना है ग्रीन। अब ग्रीन में आ गया 3 और रेड में आ गया 5, तो क्या होगा 2। जो कोई विद्यार्थी जितने संख्या में है 2 घर चले गए नहीं, अब -2 हो गया ना, तो 2 घर पीछे आएगा। ठीक है। दूसरी बात शिक्षक ने एक और बात बताई, जैसे यहाँ सीढ़ी होती है, सांप सीढ़ी के खेल में सीढ़ियां चढ़ने को मिलता है, तो जब जब किसी बच्चे को सीढ़ी मिलता है तो शिक्षक वहां पर उनसे सवाल पूछते हैं चैप्टर से संबंधित। किसी बच्चे को जब वो 55 में पहुंचा, जब उसे सीढ़ी मिलती है, वो सीढ़ी चढ़ना चाहता, शिक्षक कहता है ठहरो, एक सवाल का जवाब देना होगा, तभी सीढ़ी की चाबी मिली। तो शिक्षक पूछता, अच्छा एक बात बताओ, हमने पिछली कक्षा में जो पढ़ा था संबंधित एक प्रश्न पूछ देते हैं, बताओ मतलब 2 को अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, और उसने बताया 8 होगा। सर सही जवाब, चढ़ जाओ, अब वो सीढ़ी चढ़ेगा। अगर वो गलत जवाब देता है तो सीढ़ी चढ़ने नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार कहीं सांप मिल जाता है 65 में, सबसे लंबा सा, जो उसे 3 पर ले जाता है, तो सांप जब उसे काटता है तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षक फिर से सवाल पूछते हैं विषय से संबंधित। अगर वो बच्चा सही जवाब देता है तो शिक्षक कहते हैं चलो ये बढ़िया हुआ, अब आपको सांप नहीं काटेगा, आप नहीं। तो बच्चों को क्या समझ में आया, तो वो खेल का आनंद तो मिला, साथ ही साथ बच्चों ने जोड़ना घटाना या किसी भी विषय को भी इसमें हम इक्विप कर सकते हैं रिवीजन कराने के लिए। कई बार मल्टीपल सब्जेक्ट के टॉपिक को भी लिख दिया जाता है सारे ग्रेड में। कई शिक्षकों ने ऐसा किया, टॉपिक को लिख दिया गया, विटामिन ए कहाँ से मिलता है, विटामिन बी कहाँ से मिलता है, विटामिन या मिनरल्स को, ये सोर्सेज को भी लिख दिया उन्होंने। और जब कोई बच्चा वहां जाता है तो उसे चिल्ला करके बताना पड़ता है, यस मैं विटामिन सी में खड़ा हूँ, इसके सोर्सेज। तो कहने का तात्पर्य है कि ग्रिड जो बनाया गया है सांप सीढ़ी का, इसको भी हम रिवीजन करा सकते हैं, बच्चों को बहुत आनंद।
अगले खेल में आते हैं। ये जो खेल है, इस खेल का नाम है लूडो का खेल। अब ये लूडो का खेल क्या है? लूडो हम सभी खेलते हैं, फिर इसे कैसे किया गया है इसमें? तो लूडो को बड़ा ही रोचक तरीके से 2 डाइस का प्रयोग किया गया है। बच्चों को 4 ग्रुप बना दिए गए, ठीक है, 2 डाइस का प्रयोग कर दिया गया। और 2 डाइस का जब प्रयोग किया गया है यहाँ पे, तो शिक्षक ने एक डाइस में कुछ अल्फाबेट्स, दूसरे डाइस में कुछ अल्फाबेट्स डाले। जैसे इसमें कुछ अल्फाबेट्स हैं, इसमें कुछ अल्फाबेट्स हैं, रिलेटेड टू द टॉपिक जो उन्होंने पढ़ा है। अब एक ग्रुप का विद्यार्थी जब एक डाइस चलता है उसमें आया ए, और दूसरे डाइस से जब फेंका उसमें आया ई, यानी ए से शुरू होने वाला और ई से खत्म होने वाला कोई एक वर्ड बताना है उसके ग्रुप, और वो उस वर्ड में, जैसे इसने बताया एप्पल, APPLE 5 लेटर्स है तो 5 बार चलेगा। या हो सकता है कि कोई भी ऐसा वर्ड बताना है जिसमें ए भी हो और ई भी हो। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चों को वर्ड फ्रेम करना आ जाता है, बच्चे वर्ड बनाना सीख जाते हैं। तो इस तरह से लूडो का आनंद भी मिल रहा है, बच्चे नए नए शब्दों को, बड़े बड़े शब्द, किसी बच्चे ने कहा ए और ई में एरोप्लेन बनाऊंगा, तो इस तरह से क्या होता है, एरोप्लेन वर्ड बनाते थे, EEROPLANE, यानी कि पूरे 9 इसमें लेटर हो, बच्चे 9 बार चले। तो लूडो के खेल को भी बड़ा रोचक तरीके से खिलाया जाए। अगले गेम पर हम आते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जो है चक्के पे चक्का, ये बड़ा ही हम कहते हैं ट्रेडिशनल गेम है। इसे शिक्षक ने अपने जो पढ़ाई से संबंधित, मतलब वो शिक्षक ने क्या किया, उसकी कक्षा में जो भी टॉपिक थे उससे संबंधित उन्होंने इस पर कुछ चक्के बना दिए। चक्का एक है, ये दूसरा भी है और ये तीसरा भी है। तो इसे कम से कम 2 हो सकते हैं भी, या 2 से अधिक भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस लेवल तक जो बच्चों को वो शिक्षक रिवीजन कराना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा, पहला जो यहाँ पर है उसमें तो केवल नंबर लिखे हैं, दूसरे यहाँ पर वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इस तरह से वर्ड्स लिखे गए हैं। और दूसरा जो है ये है, यहाँ पर इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, वर्ड्स लिखे हुए, यानी किसी बच्चों को बताते हैं शिक्षक, अच्छा बच्चों एक बात आओ, किसी बच्चे को बुलाया गया, बताया गया ये वर्ब को, वर्ब जो है इसे वर्ब में मैच करना है, इनमें से कौन सा होगा। एक बच्चा आता है छोटा सा, यहाँ देखता है वर्ब, वर्ब है, इस वर्ब को लेकर के जाता है कहाँ 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 कहाँ, यस रन, वो रन पे मैच, यस ये वर्ब है। तो इस तरह से बच्चे चक्के पे चक्का के जरिए रिवीजन कर सकते हैं। ए फॉर एप्पल हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, या कोई भी केमिकल फॉर्मूलाज को भी करवाया जा सकता है। छोटे छोटे बच्चों को बिल्कुल बिगिनिंग में भी बताया जाता है कि मतलब कौन कौन से क्या है। तो कहने का मतलब जरूरी नहीं कि छोटे से, बहुत ही प्राइमरी में तो खास तौर से बहुत ज्यादा कारगर है ये, लेकिन हम बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट से कनेक्ट करके चक्के पे चक्का के जरिए करा सकते हैं। इसे केवल बड़े आराम से दीवार पे टांग दी जाती है और बच्चे बड़े आनंद से आते हैं, मैच करते हैं, जब उनके लिए ताली बजती है तो उन्हें बड़ा मजा आता है। आशा करता हूँ आप भी जब इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको भी कक्षा में बहुत आनंद मिलेगा और कहीं ना कहीं बच्चे आपको भी खूब पसंद करेंगे, आपके विद्यार्थी। चलिए अगले गेम में हम आते हैं, और ये जो गेम है इस गेम को हम करेंगे, इसका नाम है ग्रामर गेम, व्याकरण का खेल। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा, दिखने में थोड़ा सा जटिल सा लगेगा लेकिन ये बनाना आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। आपको मैं बताना चाहूंगा ये जो ग्रामर का गेम है जो हमारे नवचारक ने दिया, कितना रोमांचक गेम है। चलिए इसी में दिखाता हूँ। ये मल्टीपल पर्पस में यूज किया जा सकता है इसको, मल्टीपल सब्जेक्ट के साथ। ग्रामर गेम के लिए आप देख रहे हैं सर्पीले आकार, सर्पीले शेप में मैंने एक स्नैकी शेप में एक मैंने रास्ता बनाया, ठीक है। ठीक इसी तरह से बना, आप गौर से देख सकते हैं इस सर्पीले जो आकृति है इसके अंदर में बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, और ये शब्द क्या है, ये वो शब्द होंगे जिससे रिलेटेड चैप्टर या टॉपिक शिक्षक ने कक्षा में पढ़ाया। अब क्या है, इसके साथ ही कुछ कुछ यहाँ पर नंबर्स भी लिखे गए, जितने खाने उतने नंबर। अब चलिए इसे खेलने का तरीका क्या है, एक चार्ट ये बना दिया। अब इसे खेलने के लिए चार्ट नंबर 1 में मैं चाहूंगा आप सभी गौर करें, यहाँ लिखा हो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। तो शिक्षक ने अगर ये सारे टॉपिक पढ़ाए हैं तो ही लिखना है, जो टॉपिक नहीं पढ़ाए वो ना लिखे, जो टॉपिक कवर हुआ वही लिखना। तो अब शिक्षक ने क्या कहा, बच्चों के ग्रुप बना दिए और उनके हर एक रिप्रेजेंटेटर आते हैं और वो डाइस को यहाँ फेंकते हैं। डाइस अगर गिरता है संज्ञा में, है ना, डाइस गिरा संज्ञा में, तो बच्चे को क्या करना पड़ता है, अपनी गोटी स्टार्ट करनी पड़ती है। कहाँ पे संज्ञा है, लड़का, यानी तो वहां पर जाकर अपनी गोटी रखेगा। ये गेम।
और किसी का जो डाइस गिरा क्रिया में, तो क्रिया कहां पर है वो जाकर के वहां पर लिखना, वहां पर है। अब अव्यय में आता है, तो अव्यय क्या है, कई बार ऐसा, तो शिक्षक ने ऑलरेडी कक्षा में पढ़ाया था कि अव्यय वो शब्द होता है जो जिसका व्यय नहीं हो सकता है, जिसको हम उसको टुकड़े नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते हैं। और साथ ही इसका गुण ये होता है कि अव्यय वो शब्द है जिसका किसी भी लिंग, किसी भी संज्ञा या किसी भी काल यानी टेंस का भी प्रभाव नहीं पड़ता। जो शब्द है वो वैसा का वैसा ही रहता है, ना लिंग का प्रभाव पड़ता है, ना नंबर का प्रभाव पड़ता है, वचन का प्रभाव नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चे जब किसी का आया डाइस अव्यय में, अब वो आए अव्यय ढूंढता कौन था, अभी, यस अभी। अभी कोई भी पर्सन के साथ यूज हो अभी ही रहता है, किसी भी काल में हो अभी ही रहता है, इसे हम विभाजित भी नहीं कर सकते। ये अव्यय के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बच्चों को पढ़ाने के बाद जब इसके जरिए बच्चे गोटियां चलते हैं, चलते चलते जो सबसे पहले यहाँ सूर्य पे या सबसे ऊपर पहुंचता है वो विनर हो जाता है। दूसरा तरीका ये भी है कि डाइस जब बच्चे यहाँ फेंकते हैं तो डाइस गिरा विशेषण में और डाइस शो कर रहा है इस बार चार विशेषण ढूंढने, ऐसा भी किया जाता है। डिपेंड करता है कि आप बच्चों को किस तरह से इस गेम का आनंद दिलाना चाहते हैं। तो ये पहला हो गया व्याकरण का खेल। अब इसी के नीचे में आप देख पा रहे हैं मात्राओं का खेल भी है, मात्राओं का खेल भी है। तो अब शिक्षक ने क्या कहा, इस पे बच्चों को बारी बारी से बोला कि डाइस फेंके। अब यहाँ पर जब बच्चे ने डाइस फेंका, देखिए डाइस अगर कहीं भी गिरता, यहाँ गिरा, ये बड़ी ऊ है, बड़ी ऊ की मात्रा ऐसी होती है, यानी बड़ी ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्द कहाँ हैं, उनको अपनी गोटियां ले जानी। कभी गिरता है यहाँ पर अह, है ना, अह की मात्रा है, अगर अह की मात्रा से बनने वाला शब्द कहां पर है वहां पे अपनी गुट्टी लेकर के जाना है, जैसे दुख। तो ठीक इसी तरह से बच्चे मात्राओं का खेल को भी रिवीजन कर रहे हैं, खेल खेल में मजा भी आ रहा है। फिर तीसरे गेम में आते हैं। यहाँ पर देखिए इसी को टीचर ने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन भी बता दिया, यानी मतलब सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, मल्टीप्लीकेशन हो, ये भी बताया जा सकता है। अब शिक्षक ने इस पर क्या किया, कोई एक डाइस बच्चों से कहा कि इस पे फेंको। जब कोई बच्चा यहाँ पे डाइस फेंकता है, गिरा 4 पे, -4 है यहाँ पे, और डाइस में दिखा रहा 5, डाइस इज डिस्प्लेइंग 5 और ये क्या है -4, तो 5 - 4 कितना 1, वो एक ही घर चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। और किसी ने डाइस फेंका आया 6, लेकिन वो गिरा मल्टीप्लाइड बाय 0, तो 0 में ही रहेगा। तो इस प्रकार से क्या देखा गया, ये व्याकरण के खेल है, इसके जरिए बच्चों को बहुत आनंद आता है। इसमें गणित का भी खेल सम्मिलित किया गया है और बच्चों को बहुत आनंद आता है। चलिए, समय का चूंकि अभाव है तो मैं जल्दी में फटाफट आपको और भी कई ऐसे खेल के पास ले जाता हूं जो आपको काफी मनोरंजक लगेगी। ये जो गेम है बहुत ही बेहतरीन गेम है, यहाँ पर ध्यान, ये है, ये जो गेम का नाम है वर्ग और आयत का खेल। वर्ग और आयत के खेल पर हम सभी समझते हैं गेम ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। बच्चों को अब जैसे वर्ग और आयत क्या है, बच्चे तो बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। शिक्षक ने बताया था जिसकी चारों भुजाएं समान हो वो वर्ग है, जिसकी चारों भुजाएं समान नहीं हो, केवल आमने सामने की दोनों भुजाएं ही समान हो, वही आयत है, वही रेक्टेंगल है। ये तो बड़ी आसान सी बात है, इसके लिए गेम कैसे हो सकता है। तो चलिए मैं इस तरह से एक ग्राफ बनाया गया बोर्ड में, ध्यान रहे ये ग्राफ के दोनों जो डंडियां हैं अलग अलग कलर की, ये ब्लू कलर का है, ये ग्रीन कलर का है। तो ब्लू कलर के लिए अलग डाइस, ग्रीन कलर के लिए अलग डाइस का इस्तेमाल किया है। अब बच्चे जैसे किसी ग्रुप के एक बच्चे को जब यहाँ पे बुलाया, शिक्षक ने दोनों डाइस दिए, उस बच्चे ने क्या ग्रीन वाला डाइस फेंका और उसमें आया 7। अब ये देखते हैं 7 कहाँ है, अच्छा यहाँ पर है, ओके। अब उसे दिया गया ब्लू वाला डाइस, ब्लू वाला डाइस उसने फेंका तो उसमें आया 3 कहां पर है भाई, ठीक है। यानी कि इसके पास आया क्या क्या, 7 आया और 3 आया। तो शिक्षक ने कहा बेटे एक बात बताओ, 7 और 3 कहाँ कहाँ है, उसने इसे मैच किया, 7 यहाँ पर है और 7 और 3 यहाँ पर है। अब बच्चे से शिक्षक ने पूछा बेटा ये बताओ 7/3 ये क्या बना, स्क्वायर बना है या रेक्टेंगल बना है। तो बच्चे ने कहा सर आपने बताया था जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो वो स्क्वायर है, यानी ये रेक्टेंगल है सर। बहुत अच्छी बात, तो बड़ा आसान तरीका है। लेकिन शिक्षक ने भी बात और, अच्छा एक बात बताओ, ये 3/7 या 7/3 का जो रेक्टेंगल बना है इसका एरिया कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब वो चेक कर हो जाएगा क्षेत्रफल
फॉर्मूला भूल गया वो, क्योंकि हम फॉर्मूला ही रटाते रहे बचपन से लेकर आज तक। हमने खुद भी रटा है और बच्चों को भी रटाते हैं, उसके पीछे अगर लॉजिक नहीं समझा पाते हैं, बहुत हद तक ऐसा होता है। तो यहाँ पर बच्चा भूल गया, और हम भूलते वही हैं जो हम रखते हैं, हम कभी वो नहीं भूलते जिसे करते हैं। तो करके जब रियलाइज करते हैं बच्चे, उस गेम का आनंद लेते हैं, तब वो कभी नहीं भूलेंगे। चलिए क्या छोटा सा एग्जाम्पल, शिक्षक ने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या है, जितने भी डॉट्स हैं उसे मैच कर, उस बच्चे ने मैच कर दिया, ठीक है। तो मैच कर लिया। अब शिक्षक ने कहा अच्छा बेटा एक बात बता, इसमें कितने कितने बॉक्स बन गए, टोटल कितने हैं काउंट करो। तो गिनती तो इसे आती थी, गिन 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इन्होंने बोला सर यहाँ पर तो टोटल 21 है, 21 बॉक्स है। तो बोले यही तो एरिया है, यानी ये पूरा जो भाग है इसे एरिया है। कितने इसमें बॉक्स आ गए, कितने खाने आ गए, वही तो एरिया है, सिंपल। बोला अरे सर ये तो बहुत अच्छा है। अब वो बच्चा क्या जीवन में भूलेगा एरिया, बता। अच्छा चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ, का 7 into 3 इस 7/3 का एरिया कितना होता है? जब ऐसा पूछा जाता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं 7 या 21 होता है, 21 होता है। तो 21 अगर कोई आंसर में लिखे, इसका जवाब सही होगा या गलत होगा? आप सोच रहे हो तो सही है, मैं कहूँ एक गलत जवाब है। आप तो ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, 7 यहाँ पर कहने का मतलब, मैंने ये जो बनाया था ये सेंटीमीटर पे बनाया था, है ना, सेंटीमीटर पे ये ग्राफ बना हुआ है। और 7 into 3 का आंसर कितना होगा? ये जो 3/7 का जो रेक्टेंगल बना है, इसका एरिया कितना है? 21 है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, या 21 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर। क्लियर? ये सही आंसर होगा। जो केवल 21 बोलेगा उसका आंसर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बच्चे भूल जाते हैं, छोटी छोटी सी बातें जीवन में भूल जाते हैं। हाँ ये भी लिखना था, कई बार बच्चे कहते हमने आंसर सही लिखा था बट नंबर नहीं आया, यही होता है कि वो रटे थे, भूल गए। अब देखिए बच्चे ने यहाँ पे 21 स्क्वायर सेंटीमीटर ही क्यों कहते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर क्यों कहते हैं? बड़ा रोचक जवाब यहाँ पर शिक्षक ने दिया कि गौर करें, ये रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, इसके अंदर जब भी बुलेट्स को हम लोग मैच करेंगे तो अंदर में हमेशा स्क्वायर ही बनेंगे, है ना। तो 21 क्या है इसके अंदर में? स्क्वायर। और ये किस पर बना है? सेंटीमीटर। इससे बताया इन्होंने 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट्स अ वेरी सिंपल फंडा। अब बच्चे जीवन में कभी नहीं बोलेंगे कि हाँ जब भी हमें एरिया बनाना तो अंदर में तो स्क्वायर ही बनते हैं। तो स्क्वायर सेंटीमीटर का तरीका भी बच्चों को समझ में आ गया। इसी पर एक छोटा सा और प्रश्न है, शिक्षक ने पूछा बच्चों से, बच्चों एक बात बताओ, चलो एरिया समझ गए, इसका पेरीमीटर कितना होगा? परिमाप। पेरीमीटर ही तो बहुत कंफ्यूज हो गए बच्चे, इसका तो जवाब नहीं आता उन्हें, पेरीमीटर कितना होगा? तो शिक्षक ने कहा कौन बताएगा? अब बच्चे सर खुजा रहे थे, पेरीमीटर मतलब। तो शिक्षक ने इसका भी छोटा सा तरीका बताया। ऐसा हो सकता है कि कई सारे लोग, जो जितने भी सारे लोग ऑनलाइन, हो सकता है सभी को ना आता हो, जबकि बहुत सिली सी चीजें हम सबने बचपन में पढ़ी थी इसको फॉर्मूला, लेकिन भूल गए, हो सकता है। तो चलिए शिक्षक ने क्या कहा बच्चों, ये जो एरिया होता है केवल बॉर्डर वाला, यही पेरीमीटर होता है। इसका फॉर्मूला अगर भूल भी गया तो बच्चा कभी नहीं भूलेगा। चलिए आसान सा तरीका है, शिक्षक ने कहा ये जो मैच कर देते हैं हम लोग, इसमें टोटल कितने डॉट्स हैं केवल उसी को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 कितना होगा इसका पेरीमीटर? 20 होगा। तो हम सभी को पता है कि 20 ही आएंगे, आप अपना कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यानी कि सारे डॉट्स पे केवल सिंपली यहाँ बच्चों को काउंट करना था और इस तरह से पेरीमीटर निकल करके सामने आ जाता है। आशा करता हूँ ये गेम आपको अच्छा लगा होगा, बच्चों के रुचिपूर्ण तरीके से बता सकते हैं। और आने वाले सेशन में हम लगातार और भी कई प्रकार के खेल में शिक्षा की कई ऐसी गतिविधियां जिसको लेकर के मैं गौतम आप सबों के बीच आऊंगा ZII के बैनर के तले। और चूंकि उत्तर प्रदेश की पहली नवाचार पुस्तिका में ये ही गेम थे, इसे मैंने आपके साथ साझा किया। अगले सेशन में रोज 11 से 12 के बीच में मैं और भी कई नवाचारों के साथ आप सबों के पास आएंगे। हमारी ये जो ZII की टीम है काफी विस्तृत है, लगातार हम सभी आप तक पहुंचते रहेंगे। अब मैं स्वागत करना चाहूंगा आप सबों के सवालों का, आपके रुझानों का, किसी प्रकार के सुझावों का। अगर कुछ हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। बेझिझक आपके पास कोई ऐसा नवाचार हो,
कोई ऐसी तरकीब हो जिसके जरिए आप पूछना। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ कि फेसबुक में कुछ चैट्स आ रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि मैं इसको बाद में कहाँ देख सकता हूँ? हाँ, आप ये जो वीडियो अभी जो लाइव है इसे आप बड़ी आसानी से फेसबुक में, आप फेसबुक का हमारा जो पेज है ZIIEI.com, आप फेसबुक अगर चला रहे होंगे तो फेसबुक में सिंपली आप ZIIEI टाइप करें, आपको हमारा फेसबुक का पेज नजर आएगा और उस पेज को आप लाइक करना ना भूले। इससे क्या होगा कि जब भी हमारा कोई भी वीडियो, लेटेस्ट वीडियो जब भी उसमें अपडेट होता है तो ऑटोमेटिकली आपको आपके फेसबुक अकाउंट पे वो पॉपअप करेगा। इसके जरिए क्या होगा, आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। और आप जैसे ये लाइव सेशन है, अगर आप इसे जूम के जरिए देख रहे हैं तो आप फेसबुक लाइव भी ये लगातार चल रहा है और ये वहां पे पड़ा रहता है। आप कभी भी सर्च करके आप हमारे फेसबुक वेब पेज पर भी इन सारे वीडियोज का, सारे इनोवेशन का आप लुत्फ उठा सकते हैं। और आप चाहें तो YouTube में भी जा सकते हैं। YouTube में आप सिंपली ZII टाइप करेंगे, हमारा YouTube का चैनल आपके सामने आ जाएगा, उसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसकी बेल जो होती है उसे घंटी को जरूर क्लिक करें। इससे क्या होगा, लगातार कोई भी नया अपडेट आएगा हमारे YouTube के चैनल में वो आप तक, आपके अकाउंट तक पहुंचता चला जाएगा। आशा करता हूं आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। और कोई सवाल हो किन्हीं के मन में तो बेझिझक पूछिए। हेलो, चलिए आप सब बोले। हाँ, एक सवाल और आ रहा है अभी। हाफिजुर रहमान को जो बता दें। क्या? हाफिजुर रहमान जी। जी सर, हिफ्जुर रहमान फ्रॉम हाँ, यस यस, शेरघाटी गया बिहार। ओके, हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। नमस्कार रहमान जी, जी बताइए। नमस्कार। तो सर मेरा सवाल ये है कि ये खेल खेल में शिक्षा, ये कोई हाँ, नई पद्धति है या पुरानी शिक्षा प्रणाली में भी ये इंक्लूड था? फिर से रिपीट करें, खेल खेल में शिक्षा नई पद्धति है पुरानी, ये जानना चाहते हैं? मतलब जी हाँ सर। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, खेल खेल में शिक्षा ये तो बहुत पुरानी पद्धति है। खेल खेल तो बहुत पुरानी पद्धति है, लेकिन खेल खेल में शिक्षा को जोड़ना एक नई पद्धति है। या हम ये कह सकते हैं, खेल खेल में कई शिक्षक पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन अगर जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ नया अगर इनोवेशन करते हैं, कोई नया रिनोवेशन लेकर के आते हैं, तब वो दूसरे के लिए इनोवेशन हो सकता है। एक ये जो ग्रिड गेम हमने बताया, इसके छोटा सा बड़ा ही सही एग्जांपल है। ग्रिड गेम बहुत कॉमन था, हम भी बचपन में जब आते थे ग्रिड टाइप की चीजें मिला करती थी, लेकिन वो जैसे ग्रिड कुछ ऐसे ट्रेन में भी मिला करते थे जिसमें देश के नाम, उनके करेंसी, उनके मतलब क्या कहते हैं खनिज संपदा, उनकी क्या क्या विशेषता वो हमें मिलता था। लेकिन ये व्हील ऑन व्हील तो वही है, लेकिन यहाँ पर ये नवाचार इसलिए हुआ क्योंकि शिक्षक ने क्या किया, वो जो ग्रिड केवल एक बना के नहीं लगा दिया क्लास, जो भी चैप्टर या टॉपिक वो पढ़ाते हैं उस टॉपिक से संबंधित वो ग्रिड तैयार कर लेते हैं यहाँ पे व्हील ऑन व्हील में और उसे मैप करते हैं। अब ये एक TLM नहीं हुआ कि एक ही बनाया क्लास में सजा दिया, नहीं, अब ये TLM नहीं, ये एक नवाचार इंडिविजुअल। अगर मैंने यहाँ पर क्रिया जैसे कि अगर प्रीपोजिशन है, वर्ब, एडजेक्टिव का एग्जांपल देकर के बता दें, ये जो ऑब्जेक्ट है ये TLM है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि चक्के में चक्का के जरिए हम पढ़ाए गए टॉपिक को रिवीजन कराए, ये नवाचार है। तो इसलिए नवाचार का तात्पर्य है कि पुरानी भी कोई भी पद्धति है, प्रक्रिया को नए तरीके से पेश करना नवाचार है। आशा करता हूँ आप मेरे जवाब से संतुष्ट हुए होंगे, और अगर नहीं है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अपना जो बहुमूल्य समय दिया हमारे साथ। मैं चाहूंगा कि आप अपने सुझाव निरंतर हम तक भेजते रहें, फेसबुक के जरिए, चैट बॉक्स के जरिए। और कोई सवाल आया अभी? हाँ, और मैं चाहूंगा कि जब आपके रुझान हम तक आते हैं, आप हमसे जब कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा उत्साह वर्धन होता है और हम अपने आप को और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सेशन है इस पर हम उन नवाचारों को बताते हैं जो ऑलरेडी जो नवाचार सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनकी नवाचार पुस्तिकाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनको पूरे भारतवर्ष में फैलाया जा चुका है। आपके पास भी इसी तरह का कोई प्रभावी, कोई छोटा लेकिन प्रभावी नवाचार है तो निश्चित रूप से नवाचार को आप लिखें, अच्छे से उसे लिखें, उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करें, कुछ फोटोग्राफ्स हो तो उसका संकलित करें, और आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं ZIIEI.com। वहां पर आप जैसे पेज को विजिट करते हैं आपको एक पॉपअप मिलता है, सबमिट योर आइडिया, उसे आप क्लिक करेंगे और आप अपने नवाचार से संबंधित जो एक्टिविटी है उसको बड़े अच्छे से लिखें, और उसे उसके संदर्भ में जो भी आपके पास फोटोग्राफ हो या वीडियो हो आप उसे उसमें अपलोड करें।
इसके जरिए क्या होगा, आपके नवाचार हम तक आएंगे। और मैं आपको बता दूं, पिछले सेशन में भी मैंने बताया था कि हमने TIA1 में 62 टीचर्स को हमने राष्ट्रीय मतलब नेशनल अवार्डी से सम्मानित किया, और 2019 में हमने TIA2 के तहत 63 टीचर्स को नेशनल अवार्डी के तहत हमने सम्मानित कराया, और अब हम बहुत जल्द TIA3 लेकर के आ रहे हैं। हो सकता है आपका नाम भी इस पर आए, और मैं चाहूंगा आपके नवाचार हम तक जरूर पहुंचे, क्योंकि हम अपना कुछ भी नहीं दे रहे हैं, हम जो भी दे रहे हैं ये तो आपके शिक्षकों से मिला है। क्योंकि ZIIEI का तो टैगलाइन ही है, एक नवाचार मंच शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों। थैंक यू, आप सबों का बहुत बहुत आभार। मैं गौतम आप सबों का फिर से आपका आभार प्रकट करता हूँ। मिलते हैं अगले दिन अगले सेशन में। कल का जो सेशन होगा काफी रोचक होगा, आप हमारे वेब पेज में बने रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि अगला सेशन कौन सा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे विदा लेने का समय हो गया। नमस्कार।